वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ ब्रेकिंग द माइंडसेट, जहाँ पे हम बात करेंगे कोर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड सेल्स। इन पॉडकास्ट सीरीज़ के थ्रू आप लोग सीखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसमैन में क्या फ़र्क होता है, और आप जानेंगे कि न्यू एज एंटरप्रेन्योरशिप और मार्केटिंग को कैसे क्लब करके ग्रो किया जा सकता है। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो पर्सनल ब्रांड के अराउंड होने वाला है। अगर आप कोई स्टूडेंट है या कोई एंटरप्रेन्योर है या फिर कोई कंटेंट क्रिएटर है जो कि अपनी पर्सनल ब्रांड बनाना चाहता है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो हमारे साथ हैं आवर स्पीकर मिस्टर डीपी बिस्वास, जो कि बिजनेस कोच रह चुके हैं। ही इज़ हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 15 ईयर्स नाउ सर। और फर्स्ट स्टेप यही होगा कि ओल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप और न्यू एज एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंसेस हैं। Right. So, first of all, thank you very much, Ankit, for asking me this question. अगर हम entrepreneurship का बात करें तो हम देखेंगे कि entrepreneurship का दो डिफरेंट फेज है। एक फेज ऐसा था कि जब entrepreneurs ने नया नया मतलब आज से 15-20 साल पहले या 25 साल पहले अपने बिजनेस को बनाया था, एंड देन आफ्टर दैट दे मेड देयर बिजनेस थ्रू देयर हार्ड वर्क। ठीक है, ये एक फेज था। और जो सेकेंड फेज है वो है कि पिछले 4 से 5 साल पहले जिन्होंने बिजनेस को शुरू किया और दे आर सेल्फ मेड पीपल, दे हैव बिल्ट अप देयर बिजनेस बाय देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल सेट्स बिकॉज दे हैव डन सम काइंड ऑफ डिसरप्टिव इनोवेशन इनटू द मार्केट। तो ये एक सेकेंड टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है। तो ये जो सेकेंड टाइप का एंटरप्रेन्योर्स है इनको हम न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स बोल सकते हैं। और जो पुराने जो एंटरप्रेन्योर्स है जिन्होंने 20 से 25 साल पहले अपना बिजनेस शुरू किया था, एंड people those who have built up their business based on their products only because they were having certain skill sets in terms of making the good products. तो वो जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको हम ओल्ड एज एंटरप्रेन्योर्स बोल सकते हैं। तो ये दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। अगर एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाना चाहें तो आप दोनों को एक एक एग्जांपल दे सकते हैं, ओल्ड एज और न्यू एज एंटरप्रेन्योर अभी के टाइम में कौन है। ओल्ड एज एंटरप्रेन्योर्स में हम कह सकते हैं रतन टाटा वाज अ ओल्ड एज। हाँ। और Exactly. न्यू एज में जैसे दीपेंद्र गोयल हो गया, आपका अश्नीर ग्रोवर, जो भी शार्क टैंक्स के जितने भी शार्क्स हैं। हाँ, एग्जैक्टली। सो न्यू एज एंटरप्रेन्योर, यू हैव जस्ट हिट द राइट पॉइंट। न्यू एज एंटरप्रेन्योरशिप में वो लोग हैं जिन्होंने मार्केट में पिछले 5-6 साल पहले एंट्री किया, एंड दे हैव डन सम काइंड ऑफ डिसरप्टिव इनोवेशन इनटू द मार्केट, जो कि लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने एक्सेप्ट किया, मार्केट ने, कंज्यूमर्स ने उसको एक्सेप्ट किया, और वहां से उनके बिजनेस एक्सपैंड किया। सो वो है न्यू एज एंटरप्रेन्योरशिप। और जैसे आपने एग्जांपल्स दिया कि दीपेंद्र गोयल, रितेश अग्रवाल, या हमारा शार्क टैंक में जितने अनुभव मित्तल, ये सारे लोग ही न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स है। सो दे हैव क्रिएटेड सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स through which they have created their own market. These people belong to the new age entrepreneurs. Or old age entrepreneurs, obviously there are a lot of examples like Tata and Birla and all these groups. They are all old age entrepreneurs. Right. So ऐसे करके हम इसको एक broad category में divide कर सकते हैं। राइट। सो आज के टाइम में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स पर्सनल ब्रांडिंग के तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं। आप देखो, अगर दीपेंद्र गोयल की बात करें तो दीपेंद्र गोयल सारे पॉडकास्ट में जा रहे हैं, जितने भी फेमस टीआरएस शो हो गया, फिगरिंग आउट विद राज शमानी, सारे फेमस पॉडकास्ट। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि कपिल शर्मा शो में भी दीपेंद्र गोयल आ रहा है अपनी वाइफ के साथ। तो क्या रीज़न है कि अभी 2024 में बहुत ज़्यादा पर्सनल ब्रांड पे फोकस है जोमेटो? आपके हिसाब से क्या? वेल, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, अंकित। अगर हम नया एंटरप्रेन्योर्स को देखें, दे आर वेरी मच फोकस्ड इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। इसका रीजन यह है कि अगर हम इफ वी टॉक अबाउट 2024 मार्केट और इफ वी टॉक अबाउट लास्ट 2-3 years मार्केट, द मार्केट लैंडस्केप हैज बीन चेंज्ड लाइक एनीथिंग। जहाँ पे लॉट ऑफ एंट्रेंट्स आर देयर, जहाँ पे लॉट ऑफ कंपिटिटर्स आर देयर, तो उस मार्केट में आपके बिजनेस को कैसे ग्रो कराना है वो एक अलग बॉल गेम है। And probably these people, they understand this particular thing better than anyone else. That is the reason they have started doing all these activities. They understand that how to
ब्रेक द क्लटर ऑफ द मार्केट. सो इसीलिए उन्होंने जितने भी एक्टिविटीज शुरू किया आज के डेट में मार्केट में, दोज आर ऑल वेरी इनोवेटिव एक्टिविटीज. उन लोग नया नया मार्केटिंग एक्टिविटीज करे, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, और उन लोग अपने फेस वैल्यू को लिवरेज देने का कोशिश कर रहे हैं. सो आई थिंक it is very much important in today's context that you should have a very strong face value, and we can call it as a personal branding also, जहाँ पे जिसके थ्रू आपके अपना जो वैल्यूज है, एथिक्स है, आपका जो लीडरशिप स्टाइल है, वो लोगों को पता चले. पीपल शुड कम टू नो अबाउट योर कैरेक्टर primarily, and then only they will give you the business. Right. So ये जो theory है, इस theory के ऊपर इन लोग काम कर रहे हैं, and I think they are at the right track. So the examples that you have dragged, like Deepinder Goyal, Ritesh Agarwal, Anupam Mittal, Ashni Grover, these people are very much focused in terms of their personal branding. They are very much focused in terms of creating their own contents. Because they understand, they understand one thing, that if I have to break the clutter of this market, then my personal branding is the only weapon for me. That is something which can actually help me to grow my business. और एक पॉडकास्ट में अमन गुप्ता ने ये चीज़ डिस्क्लोज भी करा है कि जब से उसने अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस किया है ना, तो बोट के सेल्स 50% से ग्रो हुए हैं. तो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट कि पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से लोग आपके प्रोडक्ट में ट्रस्ट करने लग जाते हैं, एंड दे आर रेडी टू पे यू फॉर योर सर्विसेज. तो लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है कि हम पहले अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे फिर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे. तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अंकित, इन दिस कंटेक्स्ट आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स आल्सो जो मैंने देखा है मार्केट में. देयर आर लॉट ऑफ पीपल दोज हु आर सिटिंग इनटू द मार्केट, दे हैव बीन रनिंग देयर बिजनेस फॉर लास्ट more than 15-20 years, 25 years. They are having a very decent amount of revenue also. Like say for example, those companies are having an annual revenue of 20 CR, 30 CR, 40 CR. So they are at a very decent revenue, I'll say. But still they don't have any brand value, or they don't have any brand equity, if I talk very precisely. तो उन लोगों का एक जो सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है जो बैरियर है, या जो आप बोल सकते हैं स्टीरियोटाइप है, या जो माइंडसेट है जो उनको अपना ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करने में रोक रहे हैं, वो है कि उनको नया मार्केट को शायद समझ में नहीं आ रहे कि नया मार्केट में कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते. वो चीज उनको समझ में नहीं आ रहे. उन लोग पैसा तो कमा रहे, दे आर अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, एंड दे आर over satisfied also. But these people are not understanding one thing, that tomorrow if I want to grow my business, if I want to expand my business, then I need some kind of brand equity in my business, and that brand equity comes through my personal branding. One of the way to increase that that brand equity is to do the personal branding in this market. And जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी बिजनेस पे जब लोग कंज्यूमर्स आते हैं आपके, या कस्टमर्स आपके बिजनेस आपके पास से कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेने जाते हैं, सो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज आई कैन टेल यू दैट दे लुक एट योर ऑथेंटिसिटी फर्स्ट. एज अ लीडर, आप जो जिस बिजनेस को लीड कर रहे हो, वो उसके लीडर को देखते हुए उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं. से फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट रतन टाटा, ही हिमसेल्फ इज अ ब्रांड. उसका अगर आप एथिक्स को देखते हो, अगर उसके फिलैंथ्रोपी को देखते हो, so he has done a lot of things. He has done a lot of charitable jobs. So the entire universe knows that what kind of person Ratan Tata is. So he has got his own face value, and based on that he has created the brands. तो कहीं ना कहीं पे आपका जो फेस वैल्यू है वो मैटर करते, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एज एन एंटरप्रेन्योर दैट जब तक आपका फेस वैल्यू स्ट्रांग नहीं होगा आज के डेट में इस मार्केट में, तो तब तक आप कोई ब्रांड नहीं बना सकते हो. फॉर दैट यू हैव टू फ्रीक्वेंटली come into the different shows, events, in different talk shows and everything, so that people get to know that who you are exactly. Right. जैसे आपने बोला frequently show up करना है आपको, तो इसी से रिलेटेड बात है कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है. ऐसा नहीं कि बस एक आप आ गए रणवीर शो पे आ गए और आपका हो गया पर्सनल ब्रांडिंग. तो ऐसा नहीं है, आपको दूसरे शोज पे भी जाना है, आपको अपना खुद का कंटेंट भी क्रिएट करना है, और बेस्ट होगा कि आप अपना खुद का शो क्रिएट करो. I'll tell you one thing I'll tell you something in this context also. Like अगर आप कोई बिजनेस में कोई आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कोई आप बिजनेस लॉन्च करना चाहते हो, तो आप जब कोई भी चीज करना चाहोगे तो उससे पहले आपका पर्सनल ब्रांडिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है. से फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग एन एग्जिस्टिंग ब्रांड, यू आर रनिंग अ फूड ब्रांड,
and you are planning to launch another brand. Say for example, if you see the Kapil Sharma show, जहाँ पे Zomato के ओनर दीपेंद्र गोयल गया है उसके वाइफ के साथ. So what is he trying to do exactly? He is promoting his existing brand Zomato, plus he is also trying to launch his another brand into the personal care. That is the reason probably he is trying to highlight his wife also, because they are having a strategic planning to launch another brand. ठीक है. तो पर्सनल ब्रांडिंग का सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं होता है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस को देखते हो. आपका जब एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जब आप एक विजनरी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग में आना पड़ेगा. तो आपके हिसाब से पर्सनल एंड प्रोफेशनल ब्रांड में एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, राइट? कि आपका फेस वैल्यू भी ग्रो कर रहा है, साथ साइड बाय साइड आपको अपनी कंपनी का भी प्रमोशन करना है आपके थ्रू. आपकी कंपनी आपका प्रमोशन नहीं करेगी, बट आप अपनी कंपनी का प्रमोशन कर सकते हो, राइट? राइट. तो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्नरेबिलिटी के ऊपर, कि जब एक एंटरप्रेन्योर्स अपनी अप्स एंड डाउन्स भी दिखाता है लोगों को, उससे ऑथेंटिसिटी क्या क्रिएट होती है, राइट? इसके बारे में आपका क्या हुआ? एग्जैक्टली. तो दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट अगेन, एंड आई मीन यू नो पीपल शुड रिमेंबर वन थिंग, दैट कि जो भी ब्रांड बनता है या जो भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनता है, उसका भी लाइफ का कोई जर्नी होता है. तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट पेंटिंग अ रोजी पिक्चर कि आज हम एस्टैब्लिश्ड है और आज हमारे पास इतना करोड़ का रेवेन्यू है, हमारा मार्केट कैपिटल इतना है, या हम हमारा ब्रांड वैल्यू इतना है. इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग अ रोजी पिक्चर, रादर you can also talk about your actual background, which shows that how authentic you are. I mean, अगर आप अपना जर्नी, अगर आप अपना अप्स एंड डाउन्स को बताते हो, अगर आप अपना फेलियर्स को बताते हो, तो उससे लोग और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि लोग कनेक्ट कर पाते हैं आपसे. कि हाँ, सी एवरी ह्यूमन बीइंग हैज गॉट अ काइंड ऑफ रफ फेज इन हिज लाइफ, his or her life. So if he or she highlights that particular phase, there is nothing wrong. Rather it gives you an edge over others कि आप अपना authenticity को दिखा रहे हो, rather than creating a rosy picture. So मेरे को लगता है कि जब आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, तो आपको अपना पुराना बैकग्राउंड को भी दिखाना जरूरी है कि कैसे आप स्क्रैच से लेके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके हो, and what all challenges you have faced in your life, what all difficulties you have faced in your life, and how you have overcome all those difficulties. So that is something which can connect your brand with the consumers, with the customers. Emotional connect, exactly. Right. that can trigger someone. हाँ. कि नहीं, this is a normal thing. मतलब मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ या मैं अगर लाइफ में कोई चीज फेस कर रहा हूँ, तो वो कोई अनकॉमन चीज नहीं है. इट इज अ नॉर्मल थिंग दैट व्हेन यू आर चेजिंग योर पर्पस, इट्स अ ड्रीम, योर बिजनेस इज अ ड्रीम. तो आप जब अपने ड्रीम को चेज कर रहे हो, एंड देयर इज नो फॉर्मूला, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है. तो मेरे केस में भी ये चीज आ सकते हैं मेरे लाइफ में, एंड उसको मेरे को ओवरकम करना है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन विच योर टारगेट ऑडियंसेस कैन रियलाइज. सो मेरे को लगता है कि ये सब चीज बहुत जरूरी है आज के डेट में. ऑथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेस कंटेक्स्ट. राइट. एंड ऑथेंटिसिटी कम्स फ्रॉम स्टोरी टेलिंग स्किल्स. स्टोरी टेलिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. जैसे आपने बताया कि सारी जर्नी बतानी है आपको अपने ऑडियंस को, आपको अपने वीकनेसेस बतानी है, अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, जो फेलियर्स हैं वो बताने हैं. तो एक स्टोरी टेलिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर पर्सनल ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव? राइट. सो जब स्टोरी टेलिंग आप करते हो, तो क्या होता है कि आपके जो ऑथेंटिसिटी है, वो ऑथेंटिसिटी और भी बढ़ जाते हैं. और स्टोरी टेलिंग करने के लिए आपको अपना लाइफ का जो डिफरेंट फेजेस है, उसको आपको पहले दिखाना होता है. कि से फॉर एग्जांपल, अगर हम एक न्यू एज एंटरप्रेन्योर जैसे रितेश अग्रवाल का एग्जांपल लेते हैं. रितेश अग्रवाल इज द फाउंडर ऑफ ओयो. तो रितेश अग्रवाल वाज अ नॉर्मल स्टूडेंट. he was an aspirant for IIT. So for cracking the IITs, and his family his family sent him to Kota for the coaching and all, but he didn't complete that thing. Instead of that, उन्होंने अपने टाइम को एक अपना बिजनेस बिल्डअप करने के लिए लगाया, एंड इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर हिम एट द बिगिनिंग. उसने अपना रिस्क लेके अपने इनिशियल बिजनेस को शुरू किया. उन्होंने गुड़गांव से अपना बिजनेस शुरू किया था. He started acquiring a lot of hotels, small size guest houses, hotels, etc.
and it was a risk, big time risk, but he depicted that story in such a way that people get inspired by it, and they understand that journey was not very smooth, but उसने उस जर्नी के थ्रू कैसे अपने सक्सेस को बिल्डअप किया वो दिखाते हैं कि उसका मेंटल डिटर्मिनेशन कितना था, स्टैमिना कितना था, ये सारे चीज को दिखाते, एंड दैट इज हाउ दिस स्टोरी टेलिंग क्रिएट्स द ऑथेंटिसिटी, राइट. and this authenticity is something which people look for in today's market. People don't look for something rosy, they look for the authenticity. So I think कहीं ना कहीं पे आपका जो स्टोरी टेलिंग एबिलिटी है वो स्टोरी टेलिंग एबिलिटी आपको बढ़ाना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग योर पर्सनल ब्रांडिंग, और जितना स्टोरी टेलिंग आप करोगे उतना आपके लिए आसान पड़ जाएगा लोगों को समझाना, टू यू नो कन्विंस द पीपल that your brand is an authentic brand, and you create the trust, faith, etc. through that personal branding, through that storytelling. Yeah. Right. So जैसे next अगर मैं बात करूँ तो एक ब्रांड के लिए, let's say पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अपना UVP डिफाइन करना क्यों इम्पॉर्टेंट है. UVP स्टैंड्स फॉर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन. थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो व्हाट इज UVP एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ लीडर. Right. So Ankit, as I was telling you कि authenticity जो है, again I am coming back to the point, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि एज अ लीडर आपका कुछ एथिक्स है, आपका कुछ अंदर पे वैल्यूज है, वैल्यू सिस्टम्स है, कुछ एथिक्स है, ये सब चीज आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है. तो वो यूनिक आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि उस आइडेंटिटी को आप फिर अपने बिजनेस से कनेक्ट करते हो. यू कनेक्ट दोस यूनिक वैल्यूज विथ योर बिजनेस एंटिटी ऑल्सो. सो people look at that business from your perspective कि अगर ये बंदा अच्छा है, अगर if this particular entrepreneur is having this kind of values, that means his business will have the same values, the business will also carry the same values. So यही चीज है जो entrepreneurs को हमेशा highlight करना चाहिए कि उसका अंदर का जो values है, आपका philanthropic value, आपके कोई और value है, तो उसको आप highlight कीजिए. तो उससे क्या होगा, लोग कनेक्ट कर पाएंगे. अगर ये एज अ लीडर अगर इसके वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो द सेम वैल्यू सिस्टम विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू हिज बिजनेस ऑल्सो. तो मेरे को लगता है कि ये जो जिस चीज का आपने बात किया अभी, वो चीज जो है जो लीडरशिप का एक पार्ट है. राइट. या और जैसे कहते हैं ना, कोई भी ब्रांड का आपका विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ये डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए आपके 3 Ws, लाइक हु, वाई एंड व्हाट. तो ये आप डिफाइन कर दोगे तो आपका UVP पता चल जाएगा आपको. लोग जल्दी से पकड़ पाएंगे, अच्छा आप ये हो, आपकी ये वैल्यूज़ है, आप ऐसे उनको हेल्प कर दो, आपका प्रोडक्ट उनको इस तरीके से हेल्प करेगा. तो एक अलग तरीके का आपका यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन हो जाती है, आपकी अलग पोजिशनिंग हो रही है मार्केट में. राइट. एग्जैक्टली. राइट. अगला वही है पॉइंट कि आज के टाइम पे हर कोई डिजिटल प्रेजेंस बना रहा है. सो अब आज के टाइम पे डिजिटल प्रेजेंस होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, यही है नेक्स्ट क्वेश्चन. सो डिजिटल प्रेजेंस का मतलब ये है कि आपको अपना प्रेजेंस दिखाना है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. राइट. सो बी इट फेसबुक, बी इट इंस्टाग्राम, बी इट लिंक्डइन और whatever you say, but at the end of the day you need to be present in the social media, because mainstream media जो है वो आज के डेट में इतना ज़्यादा लोग देखते नहीं है, एंगेजमेंट कम है, एंगेजमेंट रेशियो कम है. सो पीपल आर फार मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सोशल मीडिया जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. एवरी पर्सन इज कैरिंग द मोबाइल, एवरी पर्सन इज कैरिंग द आईपैड या लैपटॉप एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो आपका डिजिटल प्रेजेंस जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपको लोग जानेंगे, क्योंकि टुडे पीपल डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम टू यू नो observe the TV or television or something like that, or to listen to the radio and everything. So people are far more busy in their work, and whenever they get time they start scrolling the social medias only. तो आपका जब presence जितना social media में ज़्यादा होगा उतना ही आपका face value बढ़ेगा, उतना ही आपका जो authenticity है वो बढ़ेगा लोगों के सामने, and eventually it will give you an edge over others. Right.
और मतलब सिंपल सी बात है कि जहाँ पे लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपको वहीं पे ही तो प्रेजेंस बनानी चाहिए। आज की डेट में लोग टीवी चैनल्स इतना नहीं देखते, न्यूज़ चैनल्स इतना नहीं देखते, सोशल मीडिया ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो अपना सोशल मीडिया पे तो आना आपका अब नेसेसिटी हो चुका है। एग्जैक्टली एंड मैं आपको ये चीज भी बोलूंगा कि लॉट ऑफ पीपल दे आर हैविंग, आई हैव सीन लाइक लॉट ऑफ पीपल दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ एलर्जी टुवर्ड्स द सोशल मीडिया, Resistant है वो। रेजिस्टेंट है वो, थोड़ा सा हेजिटेंट है अभी भी कि नहीं नहीं ये हमारे चीज तो को- हमारे लिए जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो अपने आप पे इतना काबिल है या हमारा प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग है। लेट मी टेल यू दिस थिंग दैट इट इज फाइन, आपके प्रोडक्ट्स में आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग है या आपका सर्विसेज अच्छे है, सब कुछ सही है, बट यू नो इट इज ऑल्सो पैरेलली ट्रू कि इट इज नॉट द बेस्ट प्रोडक्ट, इट इज द बेस्ट नोन प्रोडक्ट विच गेट सोल्ड। तो आपका पहचान जितना ज्यादा होगा मार्केट में उतना ही आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा और पीपल विल गेट टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट्स, ठीक है, बिकॉज social media is the only platform through which you can promote your products. राइट। तो आपको अपना डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा। यू कैनॉट हैव दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी कि नहीं मैं तो ये नहीं करता था तो अब भी नहीं करूंगा। नो, यू हैव टू चेंज विद द टाइम, यू हैव टू सी दैट व्हाट ऑल थिंग्स कैन गिव द लिवरेज टू माई बिजनेस। तो सोशल मीडिया टाइप का लिवरेज है जो कि विद अ ड्रॉप ऑफ अ हैट लोगों के पास तक पहुंच जाते। सो why can't you use that thing? So अपने जो साइकोलॉजिकल बैरियर है उससे उनको निकलना पड़ेगा आई थिंक। आजकल एक बहुत कॉन्सेप्ट वायरल हो रहा है बिकॉज ऑफ दीपेंद्र गोयल, जैसे कि उसने एक उसको मार्केटिंग स्टंट बोल रहे हैं लोग कि उसने डिलीवरी बॉय का गेटअप पहना और उसने फूड डिलीवरी शुरू करी एक दिन के लिए। और जब वो काफ़ी सारे मॉल्स में गया तो उसने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उसके डिलीवरी बॉयज़ को, राइट। तो वहाँ पे उसने वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करा और अब वो उन प्रॉब्लम्स पे काम कर रहा है ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। तो इसको ये बहुत वायरल हो गया लिंक्डइन पे भी। इसको बोलेंगे कि लीडरशिप विद कंपैशन, है ना, कि एम्पैथी। तो एम्पैथेटिक लीडर का क्या रोल है आज के टाइम में? Very good question, Ankit, and I think it is a very substantial question in today's context because हमारा जो वर्कफोर्स है अगर आप देखोगे तो वर्कफोर्स चेंज हो गया हमारा लास्ट 2-3 साल में। हम बोलते हैं ना कि जेनजी जिलेनियल्स इस टाइप का जो टर्मिनोलॉजी है वो आ गया। और अगर आप ये चीज देखोगे कि मार्केट में जो वर्कफोर्स है 50% वर्कफोर्स इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जनरेशन ओनली, मतलब जो जेनजीज का हम बात कर रहे हैं वही है बिकॉज दे आर द न्यू एंट्रेंस इनटू द मार्केट। तो आप जब कोई भी वर्कफोर्स को अट्रैक्ट करना चाहोगे अपने कंपनी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आपको एम्पैथेटिक बनना पड़ेगा एज अ लीडर और आपको दिखाना पड़ेगा कि आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट माय ओन टीम, राइट। ठीक है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर वैल्यू प्रोपोजिशन विच मीन्स ईवीपी। ईवीपी एक ऐसा टर्म है जो कि इट इज नॉट रिलेटेड टू द कंज्यूमर्स बट इट इज मोर रिलेटेड टू योर एम्प्लॉयज, योर स्टाफ्स। तो आपका अगर ईवीपी को बढ़ाना है, मतलब अगर आपका अपना वैल्यू प्रोपोजिशन बढ़ाना है, एम्प्लॉयर वैल्यू प्रोपोजिशन को बढ़ाना है, तो आपको अपना आपका जो कैरेक्टर का जो और भी जो चीज है, जो ट्रेट्स है जैसे लीडरशिप, एम्पैथी, ये सारी चीज को आपको दिखाना पड़ेगा। आपका इमोशनल कोएशिएंट, ईक्यू बोलते हैं हम जिसको, ये सब चीज लोग देखते। सो इसको देखने के बाद ही आपके कंपनी में वो ज्वाइन करते। सो टुडे इफ यू सी you'll see that lot of websites are there जहां पे आपका जो एम्प्लॉयज है वो आपको रेट कर रहे हैं, जैसे ग्लासडोर हो गया, ठीक है ना, फिश बोल हो गया, ऐसे बहुत सारे और भी वेबसाइट्स है जहां पे लोग रेट करते हैं कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ तो उस कंपनी में कल्चर कैसे है, कैसे आपके अदर फैसिलिटीज है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर उनको रेट किया जाता है एंड आई बिलीव दैट इन टूडेज कंटेक्स्ट जो ईवीपी जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपको। तब आपका आपके कंपनी का ईवीपी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपके कंपनी में अच्छे टैलेंट्स आएंगे। इफ यू आर प्लानिंग टू अट्रैक्ट द गुड पीपल फ्रॉम द गुड कॉलेजेस, ठीक है ना, प्रेस्टिजियस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से अगर आपको टैलेंट को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आपका खुद का वैल्यू प्रोपोजिशन भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन द एंटरप्रेन्योर शुड get involved in the personal branding also so that their personal character gets reflected through their talk shows, through their contents and all, and that is the only way through which they can attract the good people because आज के डेट में लोगों के पास चॉइस है। वो
जमाना चला गया कि जब लोग सिर्फ एक कंपनी में नौकरी करने जाते थे एंड दे यूज्ड टू वर्क फॉर 30 years 40 years like that, and they used to leave that company after retirement. So gone are the days. Nowadays people are having a lot of options. People are not very much brand oriented, rather they are very much culture oriented. They look for the good culture where they can explore their skill sets, they can get new kind of experiences. So ये जो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ इसका